Greetings everyone. So we are back again with another video, and the topic for today's video what I've kept is punishment of theft in BNS. When I was teaching this, I found that there is something very peculiar introduced in this particular topic, and there is something that we must know which could be a point of interpretation for us, and that is why I wanted to discuss it with you. It will be a very short topic, something which is very unusual of me to take because my videos are generally very long. तो 1 घंटे से नीचे मैं नहीं ले पा रहा हूँ कोई वीडियो, क्योंकि वो तरीका ही ऐसा है कि एक्सटेंड हो जाता है, बातों बातों में चीज़ें बढ़ जाती हैं। 2-2 घंटे की वीडियोस भी हो रही हैं, पर मुझे लगता है कि आप लोग इसको सराह रहे हैं कि वीडियो भले कितनी ही लंबी हो लेकिन बात हम कम से कम डिस्कस कर पाएं अच्छे से, यही हमारी एक मंशा रहती है। तो एक बहुत ही छोटा सा शॉर्ट वीडियो एक छोटे से पॉइंट पे लेके आ रहा हूं जिससे कि आपका ध्यान वहां जाए और जो हमारे वकील हैं, वकील साथी हैं, अधिवक्तागण हैं, ये भी देखें कि इसको कैसे हमें ट्रीट करना है। और हो सकता है कि ये मैटर जो है छोटा सा ये हाई कोर्ट के सामने या फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने चला जाए, जिससे कि हमें उसकी करेक्ट इंटरप्रिटेशन मिल सके और इसका क्या करना है वो हमें पता चल सके। इसी में एक छोटा सा एक पॉइंट और है, वो कम्युनिटी सर्विस का, जिसको आप सामुदायिक सेवा के नाम से जानते हैं, वो भी मैं इसमें थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहा हूं, जिससे कि हमें ये पता रहे कि कम्युनिटी सर्विस का करना क्या है। जबकि मेरी मंशा ये है कि मैं एक अलग वीडियो कम्युनिटी सर्विस के बैकग्राउंड को डिस्कस करने में लगाऊंगा, क्योंकि अभी तक हमने कम्युनिटी सर्विस का बहुत ज़्यादा कोई हमारे पास एग्जाम्पल्स नहीं है, या फिर हमने बहुत बड़ा कोई ऐसा एवेन्यू नहीं देख लिया इस देश में कि कम्युनिटी सर्विस को कैसे देखा जाना चाहिए, किन किन चीज़ों को हमने ध्यान में रखना है बिफोर इवन वी आस्क समवन टू डू कम्युनिटी सर्विस। सामुदायिक सेवा कराने के लिए हमें किन किन फैक्टर्स का या फिर किन गाइडलाइंस का प्रयोग करना है, ऐसा भी हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि बीएनएस में तो नहीं दिया। भारतीय न्याय संहिता आप पता ही है, बीएनएस जिसने आईपीसी को रिप्लेस किया, तो उसमें तो डेफिनेशन भी नहीं है कम्युनिटी सर्विस की। वो डेफिनेशन भी हमें बीएनएसएस से मिलती है, मतलब जो पहले क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, अब जो भारतीय न्याय सुरक्षा नागरिक सुरक्षा संहिता है, वहां से हमें मिलता है कि कम्युनिटी सर्विस क्या होता है। वो भी एक पर्टिकुलर सेक्शन में जब ये लिखा गया है कि मजिस्ट्रेट कौन कौन सी पनिशमेंट दे सकता है, तो वहां पर जब कम्युनिटी सर्विस की बात हुई तो नीचे एक्सप्लेनेशन में कम्युनिटी सर्विस क्या होना चाहिए उसका एक स्टेटमेंट दे दिया। और उसमें भी एक प्रॉब्लम हमारे सामने ये खड़ी हो गई कि कम्युनिटी सर्विस जिस तरीके से परिभाषित किया गया है, अब उसमें जो बात लिखी है बेनिफिट ऑफ द कम्युनिटी, उसका क्या करें, मतलब समाज के भले के लिए। तो वो समाज का भला किस चीज में होता है वही समझ में नहीं हमें आएगा। तो कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जहां पर हो सकता है कि हमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सामने इस मैटर को ले जाके क्लैरिफिकेशन देनी पड़े या गाइडलाइन देनी पड़े कि मजिस्ट्रेट क्या क्या चीजों को ध्यान में रखे इससे पहले कि वो कम्युनिटी सर्विस दे, और किस तरीके की कम्युनिटी सर्विस वो दे सकता है और किस बात पे कैसी कम्युनिटी सर्विस दी जानी चाहिए। इसके लिए मैं सोच रहा हूं कि छोटा सा एक अलग वीडियो बना लिया जाए। हो सकता है कि उसमें थोड़े बहुत मेरे ओपिनियंस हों, लेकिन उसी में मजा आएगा जब हम ओपिनियंस को डिस्कस कर पाएंगे। आप भी समझ पाएंगे कि क्या बात है, क्या हमें लग रहा है और क्या होना चाहिए, और कैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उस पर बात करे। तो उस पर हम चर्चा कर लेंगे किसी और वीडियो में। यहाँ पर लेकिन कम्युनिटी सर्विस का बखान है, जो कि हम एक सेक्शन 4F ऑफ बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 4 फ में उसको इंट्रोड्यूस किया गया है, उसको लाया गया है, जिसको सामुदायिक सेवा के नाम से भी हम हिंदी में बोल रहे हैं। तो वो आज अब पनिशमेंट फॉर थेफ्ट में उसको भी लगा दिया गया है। इसका मतलब चोरी का अगर कन्विक्शन किसी को होता है और सेंटेंसिंग मिलती है, मतलब जब उसको सजा दी जाएगी, तो सजा के वक्त जब सुनवाई होगी तो क्या कम्युनिटी सर्विस भी दी जा सकती है, और वो कब दी जाएगी, क्यों दी जाएगी, और उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, वो छोटी सी डिस्कशन मैं बस इस वीडियो में आपके साथ करने आया हूं। ऑल्दो थेफ्ट के साथ एक और बड़ा अच्छा अमेंडमेंट आया है, वो है कि थेफ्ट में जो मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है उसमें थोड़ा सा चेंज लेके आए हैं। थेफ्ट में आपको पता है कि थेफ्ट जो है, चोरी, वो मूवेबल प्रॉपर्टी की हो सकती है। मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब चल संपत्ति की ही हो सकती है। मूवेबल प्रॉपर्टी को हम बीएनएस में जब परिभाषित कर रहे हैं तो उसको जंगम संपत्ति बोल रहे हैं। तो जंगम संपत्ति जो है पहले कॉर्पोरियल थी। कॉर्पोरियल मतलब पहले उसको फिक्स किया गया था कि ये सिर्फ फिजिकल ही रहेगी। अगर मैं आपके सामने पेश करूं वो पर्टिकुलर सेक्शन 22 ऑफ आईपीसी,
सेक्शन 22 आईपीसी, सेक्शन 22 आईपीसी में मूवेबल प्रॉपर्टी डिफाइंड थी, जिसको आप जंगम संपत्ति बोल रहे हैं आईपीसी की भाषा में या फिर बीएनएस की भाषा में, जंगम संपत्ति। जंगम संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी हो या जंगम संपत्ति, सेक्शन 22 में वो डिफाइंड था। जब सेक्शन 22 में उसको डिफाइन किया गया था तो सेक्शन 22 में लिखा था द वर्ड्स मूवेबल प्रॉपर्टी आर इंटेंडेड टू इंक्लूड कॉर्पोरल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन। आर इंटेंडेड टू इंक्लूड मतलब हम इंटेंड कर रहे हैं, हम मंशा हमारी ये है कि वो कॉर्पोरल प्रॉपर्टी ही इंक्लूड करे, कॉर्पोरल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट लैंड थिंग्स अटैच्ड टू द, मतलब जो कि इमूवेबल नहीं है उसके अलावा जितना भी प्रॉपर्टी है जो फिजिकल है, फिजिकल मतलब जो दिखती है, जिसको टैंजिबल आप बोलते हैं, जो दिख सकती है, महसूस करी जा सकती है, उसको उठा सकते हैं या फिर इसको उधर उधर कर सकते हैं, उसी को, क्योंकि यहां मूविंग की बात हो रही है, मूवमेंट की बात हो रही है। तो यहां पर जो टर्म्स थे वो था आर इंटेंडेड टू इंक्लूड, इंटेंडेड टू इंक्लूड वर्ड लिखा गया है, मतलब कि मंशा ये थी कि इस कॉर्पोरल प्रॉपर्टी को इंक्लूड किया जाए। अब वहां पर हमेशा दुविधा ये रही है कि ये इंक्लूसिव डेफिनेशन थी या फिर एग्जॉस्टिव डेफिनेशन थी। इंक्लूसिव मतलब कि ये सब चीजें इंक्लूड की जाएंगी लेकिन यही सब चीजें नहीं रहेंगी। आप अगर थोड़ी सी भाषा पे ध्यान दें तो मैं सेक्शन 22 मूवेबल प्रॉपर्टी पढ़ रहा हूं आईपीसी से, भारतीय दंड संहिता से। वहां पर लिखा हुआ है द वर्ड्स मूवेबल प्रॉपर्टी आर इंटेंडेड टू इंक्लूड, जहां पर एक छोटी सी चर्चा ये चल पड़ती थी कि इंक्लूसिव डेफिनेशन है या एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है। इंक्लूसिव का मतलब ये इंक्लूड होगा लेकिन यही सब नहीं रहेगा, या एग्जॉस्टिव या यही बस इंक्लूड रहेगा और कुछ नहीं होगा। और अब जो डेफिनेशन आ गई है वो सेक्शन 221 में है। ये सेक्शन 22 था, अब सेक्शन 221 है बीएनएस का। इसमें जंगम संपत्ति को कैसे डिफाइन किया गया, कैसे परिभाषित किया गया, अब लिख रहे हैं इंक्लूड्स मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट लैंड एंड थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ। मतलब बहुत छोटा सा कर दिया, कॉर्पोरल प्रॉपर्टी हटा दी और ये लिख दिया इंक्लूड्स प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन, मतलब कि हर डिस्क्रिप्शन की प्रॉपर्टी इसमें इंक्लूड होगी। ये बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय बन चुका है कि भारतीय न्याय संहिता में जो थेफ्ट है उसके अराउंड जो अमेंडमेंट्स आई हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी से ही चोरी हो सकती है। अब हमें अब तक यही लगता था कि मूवेबल प्रॉपर्टी ही चोरी का विषय हो सकता है, लेकिन अब ऐसे डेफिनेशन में कॉर्पोरल प्रॉपर्टी को हटा के जब सिर्फ सिंपली ये लिख दिया इंक्लूड्स प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन, तो क्या इसमें इनकॉर्पोरियल मतलब इनटैंजिबल मतलब आईपीआर, कॉपीराइट, इन सब जैसी चीजों को भी इंक्लूड कर सकते हैं कि नहीं? अब इसके बारे में भी एक चर्चा मैं अलग वीडियो में करूंगा आपसे, क्योंकि आज का विषय फिर वो अलग डायमेंशन में चला जाएगा। तो दो विषय मैं और आपसे चर्चा करूंगा आईपीसी से रिलेटेड, जिसमें से एक हो गया कम्युनिटी सर्विस और एक हो गया आपका मूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन दोनों ही मुझे क्यों अभी आपको ब्रीफ करने पड़े, क्यों मुझे संक्षिप्त में आपको ये बताना पड़ा, क्योंकि इसके पीछे की कहानी भी आपको पता रहे कि भैया क्या डिस्कस करने की जरूरत है। दूसरा, इन दोनों का ही जो रोल है वो थेफ्ट में आएगा, तो इसीलिए कहीं ना कहीं मुझे आपसे डिस्कस करना था। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि अब हमें यह देखना है कि थेफ्ट में पनिशमेंट कर क्या दी है, मतलब थेफ्ट में सजा क्या कर दी है, और थेफ्ट का कौन सा एक और डायमेंशन हमने अलग इसमें आइडेंटिफाई किया है जो कि अभी तक आइडेंटिफाइड नहीं था। अब थेफ्ट में जो हमने पनिशमेंट लेके आए हैं, थेफ्ट की डेफिनेशन बिल्कुल सेम टू सेम वही है जो पहले थी आईपीसी में। जब आप सेक्शन 378 पढ़ते थे तो 378 ऑफ आईपीसी अब जो है 303 बीएनएस है। जो डेफिनेशन है वो 303(1) में है, जो पहले डेफिनेशन थी वो 378 में थी, और जो पनिशमेंट थी वो 379 में थी। 379 में पनिशमेंट थी, 378 में डेफिनेशन थी। अब 303(1) में डेफिनेशन है और 303(2) में पनिशमेंट है। ऐसा ही किया गया है पूरे बीएनएस में, ऐसा ही देखेंगे आप कि किसी भी सेक्शन में डेफिनेशन अगर आ रही है तो वो पहले क्लॉज में है और जो पनिशमेंट है वो दूसरे क्लॉज में ही डाल दी, अलग से उसके लिए सेक्शन नहीं बनाया, इसीलिए सेक्शन घट के कम हो गए हैं। 358 के आसपास ही हमने रिपीलिंग प्रोविजन है लास्ट, तो वैसे भी 358 सेक्शंस पे हमने खत्म कर दिया, जबकि पहले 511 थे। क्योंकि सबसे बड़ा तब्दीली ये हुई है कि बहुत सारे डेफिनेशंस जो शुरू में लिखे हुए थे, जिसको आप सेक्शन
अगर 6 से शुरू करें या 7 से, मोस्ट प्रोबेबली 8 से शुरू होगा वैसे तो सेक्शन 8 से लेके सेक्शन 52A तक अलग अलग सेक्शंस में सारे डेफिनेशंस लिखे हुए थे। अब हमने उसको सेक्शन 2 में डाल दिया है, सेक्शन 2 को हम 39 तक ले गए हैं, तो सारी डेफिनेशंस वहां कर दी, तो बहुत सारे सेक्शंस वैसे रिड्यूस हो गए। तो यही थोड़ा सा काम हुआ है मेनली जो हुआ है। अदरवाइज आप देखें तो बीएनएस में कोई डेफिनेशंस में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप ज्यूरिस्प्रूडेंशियल या फिर न्याय की बात करें तो न्याय तब होता जब हो सकता है कि हमने अपना ज्यूरिस्प्रूडेंस चेंज किया होता या फिर हमारी चर्चाएं बदली होती। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, डेफिनेशन जू के तू कॉपी पेस्ट हुए हैं, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। बस जो थोड़ी थोड़ी तब्दीलियां हैं वो हम आपसे धीरे धीरे डिस्कस करते ही रहेंगे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, आप इसको देखते रहिएगा। जैसे मैंने आपको 2 चर्चा के विषय तो पहले ही समझा दिए कि मैं इसमें क्या और डिस्कस करने वाला हूं। कम्युनिटी सर्विस का क्या परिवेश रहेगा और क्या चीजें थी, उसका बैकग्राउंड और अब क्या होना चाहिए, वो एक ओपिनियनेटेड डिस्कशन है। दूसरा जो अभी मैंने मूवेबल प्रॉपर्टी का आपको बताया कि क्या उसमें डिफरेंस आ सकता है और कैसे उसको देखा जाना चाहिए, क्योंकि दोनों का ही काम थेफ्ट में तो है ही, इसलिए मैंने आपको भी संक्षिप्त में बता दिया। तो पनिशमेंट फॉर थेफ्ट में ऐसे क्या नया हुआ है जो हमें जानने की जरूरत है, जरा उसको फटाफट देख लेते हैं। 303(1) में डेफिनेशन जो थेफ्ट की है बिल्कुल सेम टू सेम है। जैसे पहले बताया गया था कि भैया देखिए, अगर आपकी मंशा डिसऑनेस्ट है, डिसऑनेस्ट मतलब ब्रीफ में बता रहा हूं मैं, संक्षिप्त में आपको थेफ्ट बता देता हूं क्या है, कि अगर आपकी मंशा डिसऑनेस्ट है मतलब किसी का नुकसान करने की है और वो नुकसान लीगल तरीके से नहीं हो रहा है, मतलब रॉन्गफुल लॉस हो रहा है, या फिर किसी का भला करने की है लेकिन वो सही तरीके से भला नहीं हो रहा है, गेन आप लाभ बोल सकते हैं उसको, हानि या लाभ। तो अगर किसी का लाभ करने की है लेकिन वो सही तरीके से लाभ नहीं हो रहा है, मतलब कानूनी तरीके से नहीं हो रहा है, तो वो एक रॉन्गफुल लॉस, रॉन्गफुल गेन है। तो अगर आपकी मंशा किसी को गलत तरीके से लाभ या फिर गलत तरीके से नुकसान कराने की है और आप उस नुकसान या लाभ कराने के लिए एक मूवेबल प्रॉपर्टी जिसके पोजेशन में है, मतलब जिसके कंट्रोल में है, उससे बाहर ले लेते हैं, मूविंग टूवर्ड्स टेकिंग, अगर वहां से हिला देते हैं या फिर मूव कर देते हैं, उससे ले लेते हैं बिना उससे पूछे, बिना उसकी अनुमति के, विदाउट द कंसेंट, तो उसको चोरी बोलते हैं। जैसे कि मेरा ये पेन है, ये मेरी पोजेशन में है, मैं इसका लाभ ले सकता हूं। अगर मैं किसी को अपनी अनुमति से दूं ये लाभ की, ठीक है तुम इसको इस्तेमाल कर लो, तो वो लाभ जो है मेरी अनुमति से आया है और इसमें वो मुझे कोई डिप्राइव नहीं कर रहा है मेरी प्रॉपर्टी से गलत तरीके से। ये तो सही तरीका हुआ ना, मैंने अनुमति दी है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, तुम यूज करो। हाँ, अगर ये मेरी प्रॉपर्टी ना होती फिर मैं कहूं कि तुम यूज करो, तब ये दिक्कत थी, क्योंकि ये मेरे पोजेशन में कैसे आई, और बहुत सारी उसमें और एक टेंडेंसीज आ जाती हैं कि क्यों मेरे पास ये प्रॉपर्टी थी और कैसे मैंने उसको दे दिया, क्या मैं अनुमति देने लायक हूं भी कि नहीं, क्योंकि अनुमति भी वो देगा ना जिसके पोजेशन में होगी। अगर ये मेरे पोजेशन में मानी जाए, मतलब मेरे कंट्रोल में मानी जाएगी, तभी मैं उसमें अनुमति भी दे पाऊंगा। तो बहुत सारी चीजें और उसमें डिस्कस होती हैं। हम खैर चोरी की डेफिनेशंस को नहीं अभी एक्सपैंड कर रहे हैं, पर एक बहुत छोटी सी बात है कि अगर मेरे पास कोई चीज है और मैंने अनुमति से किसी को इस्तेमाल करने के लिए दी, तो इसमें उसका जो लाभ हुआ ये कोई गलत लाभ नहीं है। लेकिन अगर उसने खुद ये ले ली मुझसे बिना पूछे और अपना लाभ कर लिया, तो ये चोरी मानी जाती है। चोरी हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी की होती है, मतलब जंगम संपत्ति की होती है। अब चोरी अगर कोई करे तो उसमें उसको सजा क्या मिलनी चाहिए, इसमें थोड़ा सा तब्दीलियां आई हैं, मतलब कुछ अमेंडमेंट्स आई। जरा फटाफट पढ़ देते हैं कि सेक्शन 303(2) में क्या सजा का प्रावधान दिया गया है अगर कोई चोरी करता है तो। Whoever commits theft shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years. 3 साल तक की आपको सजा हो सकती है अगर आप चोरी करते हैं तो। थेफ्ट इज चोरी, जो भी चोरी करेगा, whoever commits theft, और जो भी चोरी करेगा मतलब जो भी चोरी करेगा इसको साबित किया जा चुका होगा, मतलब जो भी कन्विक्ट हो गया होगा। आई बात समझ? अगर आप कन्विक्ट ही नहीं हुए, एक्विट हो गए, तो आपको क्यों मिलेगी। तो यहां पर जो स्टेटमेंट है whoever commits theft, मतलब whoever has been proved to have committed theft, जिसके भी खिलाफ चोरी का इल्जाम जो है वो साबित हो गया होगा, उसी को पनिशमेंट मिलेगी। और क्या पनिशमेंट मिल सकती है? 3 साल तक की कारावास की सजा मिल सकती है। 3 साल तक की मतलब 1 दिन से लेकर 3 साल तक आप कोई भी सजा दे सकते हैं, वो भले ही 6 महीने हो, 8 महीने हो, 1 साल हो, 2 साल हो, 2.5 साल हो, व्हाटसोएवर,
जो भी हो 3 साल से ऊपर नहीं जाएगी। तो इसलिए एक्सटेंड टिल 3 years, पनिश विद इंप्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन। आइदर डिस्क्रिप्शन मतलब या तो वो रिगरस होगी या वो सिंपल हो सकती है। सिंपल मतलब बिना श्रम के, रिगरस मतलब श्रम के साथ। या तो वो श्रमिक हो सकती है या बिना श्रम के हो सकती है, फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू, एक्सटेंड लिखा है ना, मतलब मैक्सिमम 3 साल तक जा सकते हैं। और विद फाइन मतलब, या फिर इट कैन बी पनिश्ड विद फाइन। विद फाइन मतलब खाली फाइन लगा सकते हैं, खाली जुर्माना लगा सकते हैं, या फिर दोनों। और विद बोथ, बोथ मतलब इंप्रिजनमेंट भी मिलेगी और जुर्माना भी लगाएंगे। अब देखा जाए तो ये तो बिल्कुल सेम टू सेम है। अगर आप 379 अगर पढ़ेंगे आईपीसी का, तो यही सजा दी गई है। तो फिर चेंज क्या हुआ है? यही सजा दी गई है और यहीं पे अंत हो गया है। अब कुछ चीजें बढ़ा दी गई हैं, आगे कर दिया गया है। क्या नया ऐड किया है? अब ये देखिए, जो एडिशंस हैं वो यहां से हैं, ये ऐड कर दिया गया, ये ऐड किया और प्रोवाइजो ऐड किया। देखते हैं क्या लिखा है। एंड इन केस ऑफ सेकेंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन। इसका मतलब अब क्या हम जांच रहे हैं कि अगर चोरी आपने पहले एक बार की होती तो सजा आपको 3 साल तक मिलती, या जुर्माना या दोनों। दूसरी बार करते तो सजा आपको 3 साल तक मिलती, या जुर्माना या दोनों। तीसरी बार करते तो सजा आपको वही मिलती। चौथी बार करें, पांचवी बार करें, मतलब अगर आप हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, सुना होगा आपने हैबिचुअल ऑफेंडर, इनको हम कानून की भाषा में रेसिडिविस्ट भी बोलते हैं। रेसिडिविज्म, दैट मीन्स अ पर्सन हु इज accustomed to doing that particular offense again and again, he is into that, जिसको आप शायद क्लेप्टोमेनियक बोलते हैं, आई डोंट नो, मतलब लेट्स सी, आई एम नॉट श्योर। पर वो जिसको चोरी करने की आदत लग गई है, जैसे कि वॉलेट चुराने वाले, ज्वेलरी चुराने वाले, स्नैचिंग करने वाले, इन सबको आदत लग चुकी है, ये एक बार में रुकेंगे नहीं। क्योंकि जो पॉकेट मार होता है या जिन्होंने चेन खींचना है, चेन स्नैचर्स होते हैं, ये जनरली हैबिचुअल होते हैं। और आईपीसी में इन हैबिचुअल एक्ट्स के लिए ज्यादा कुछ लिखा नहीं गया था। मतलब अगर ये हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, अगर ये बार बार कर भी रहे हैं, ये एक्ट बार बार यही ऑफेंस कर रहे हैं, यही अपराध वो कर रहे हैं, तो उनकी सजा में कोई तब्दीली नहीं थी, उनकी सजा में कोई बढ़ोतरी नहीं थी, उनकी सजा में कोई मॉडिफिकेशन नहीं था। वही सजा बार बार मिलेगी, बार बार कन्विक्ट होंगे, यही 3 साल और या जुर्माना और विद बोथ या दोनों, यही बार बार हो रहा था। लेकिन अब उनको थोड़ा डिटरेंस देने के लिए, मतलब भय देने के लिए, और उनको अतिरिक्त सजा देने के लिए, और कुछ मिनिमम सजा फिक्स कर देने के लिए कुछ ऐड किया गया है। देखिए क्या, इन केस ऑफ सेकेंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन। सेकेंड और सब्सिक्वेंट क्यों लिख रहे हैं? सेकेंड का मतलब दूसरा, और सब्सिक्वेंट का मतलब दूसरे से आगे, तीसरा, चौथा, 15वां, 16वां या फिर 20वां भी क्यों ना हो। मतलब अगर कोई, सेकेंड मतलब दूसरा, पहली बार कन्विक्ट हो रहा है तो यह सजा मिलेगी, दूसरी बार कन्विक्ट हो रहा है तो यह सजा मिलेगी। सेकेंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन, सब्सिक्वेंट मतलब उसके बाद भी, सब्सिक्वेंट मतलब सेकेंड तक रुक नहीं गया। आप सोचेंगे कि भैया सेकेंड लिखा हुआ है तो दूसरी बार अगर किया तो सजा ये मिलेगी, तीसरी बार किया तो क्या करोगे? तीसरी बार किया तो भी यही सजा मिलेगी जो अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं। फिर आप इसको भूल जाइए, ऊपर वाले को। मतलब पहली बार चोरी करते हुए अगर कोई इंसान पकड़ा गया, भले ही वो पहली बार चोरी ना कर रहा हो, वो 10वीं बार कर रहा हो, लेकिन जब वो पकड़ा जाएगा तभी पहली बार माना जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति पहली बार चोरी करता हुआ पकड़ा गया और कन्विक्ट हो गया तो उसको सजा मिलेगी ये ऊपर वाली, 3 साल या जुर्माना या दोनों। लेकिन अगर वो व्यक्ति दूसरी बार पकड़ा गया और फिर भी साबित हो गया, फिर से साबित हो गया कि इसने चोरी करी है, और उसके बाद कितनी ही बार पकड़ा जाए और कन्विक्ट होता जाए, साबित होता जाए, क्या सजा मिलेगी? शैल बी पनिश्ड विद रिगरस इंप्रिजनमेंट। अब पहले तो क्या था? रिगरस और सिंपल, श्रम के साथ या बिना श्रम के। अब फिक्स कर दिया कि रिगरस ही मिलेगी, मतलब श्रम के साथ ही करना पड़ेगा। रिगरस को फिक्स कर दिया कि श्रम के साथ ही करना पड़ेगा, सिंपल नहीं मिलेगी। मतलब दूसरी बार अगर आपने चोरी की, या फिर तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, 6वीं बार, 20वीं बार, 50वीं बार भी अगर आपने चोरी करी तो आपको रिगरस ही मिलती रहेगी, सिंपल नहीं मिलेगी कभी भी। मतलब श्रम करना पड़ेगा, और श्रम भी छोटा मोटा नहीं होता, मेहनत करवाते हैं। मैं आपको जरा
टर्म बता दूं जो ये यूज करते हैं श्रम के लिए, एक क्षण दीजिए मुझे। सेक्शन 4 में ही जब आप जाएंगे बीएनएस में, कठिन अर्थात कठोर श्रम के साथ, कठिन जो कारावास होती है, एक सादी कारावास, एक कठिन कारावास। रिगरस का मतलब होता है कठिन, कठिन का मतलब कठोर श्रम के साथ, हार्ड लेबर, कठोर श्रम कराया जाएगा। ये नहीं कि चलो बेटा पानी पिला दो सबको, जाओ जरा ये कुर्सियां लगा दिए, कुर्सियां लगा दीजिए, चलो आज एक काम करो तुम झाड़ू लगा दो। ये कठोर श्रम नहीं है। कठोर श्रम मतलब पत्थर तुड़वाए जाएंगे तुमसे, सामान ढुआया जाएगा, हो सकता है कुछ कहीं कुछ बन रहा हो वहां पर ले जाया जाएगा और आपसे एक मजदूरों का काम कराया जाएगा। तो ये कठोर श्रम है। वॉलंटरी ट्रेनिंग नहीं दे रहे कि आपको कारपेंटर नहीं बनाएंगे, वो आपसे कठोर श्रम करवाएंगे। और पूरा जो कार्यकाल आपका होगा कारावास में, वो पूरे कार्यकाल में आपसे कठोर श्रम कराया जाएगा। ये भय डालने के लिए ही ये नया प्रोविजन लाया गया है। He shall be punished with rigorous imprisonment। ये फिक्स कर दिया rigorous imprisonment कि rigorous ही रहेगा, सिंपल मिलेगी नहीं, कठोर श्रम होगा। rigorous का मतलब कठिन होता है और कठिन का मतलब कठोर श्रम होता है। कठोर, कठोर मतलब, कठोर का मतलब सबको पता ही है। तो rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 1 year but which may extend to 5 years and with fine। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी तक क्या मैंने बताया कि 3 साल तक जा सकता है, मतलब एक दिन भी हो सकता है, एक महीना भी हो सकता है आपको 15 दिन में छोड़ दे मजिस्ट्रेट। आपका कंडीशन है वो, देखो सेंटेंसिंग की पॉलिसी होती है। सेंटेंसिंग मतलब कि जब आपको सजा दी जाती है तब एक पॉलिसी बनाई गई होती है, उस पॉलिसी के तहत आपको सजा दी जाती है। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स को टेक केयर करते हैं कि भाई आप अगर अकेले व्यक्ति हैं जो घर का देखभाल कर रहे हैं, हो सकता है कि आपने चोरी किसी कारणवश की हो जो बहुत जरूरी हो उस वक्त। चोरी तो चोरी है, दंड तो दंड मिलेगा ही, लेकिन कुछ आपके बैकग्राउंड को देख के, कुछ आपकी परिस्थितियां देख के, या किन परिस्थितियों में किस मोटिव से आपने ये काम किया था, उन सबको देख के आपकी सजा कम भी हो सकती है, कम भी दे सकता है। इसी पे बहस की जाती है। इसीलिए जब सजा दी जाती है तो उसको सेंटेंसिंग आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। जब आपको कन्विक्ट कर दिया जाता है, मतलब कि जब आप साबित हो जाते हैं कि आप दोषी हैं, जब आप दोषी पाए जाते हैं, उसके बाद सजा पर चर्चा होती है कोर्ट में, फिर सजा फिक्स की जाती है और मजिस्ट्रेट आपको सजा देता है। तो ऐसे में क्या हो सकता है कि अगर आप पहली बारी कर रहे हैं और इस पहले प्रावधान की ओर देखें तो यहां पर तो 1 दिन से लेकर 3 साल तक कुछ भी सजा मिल सकती है। लेकिन अगर आप दूसरे प्रावधान को देखें जो इसके आगे लिखा हुआ है कि अगर आपने दूसरी बार किया या कितनी और बार किया, तब क्या होगा, एक तो कठोर मिलेगी जो भी आपको सजा मिलेगी, जो कारागार में जाएंगे, जो कारावास मिलेगा वो कठोर होगा। दूसरा, आपके लिए मिनिमम फिक्स कर दिया गया है 1 साल, 1 ईयर, इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। और मैक्सिमम कितना मिल सकता है, 5 साल, 5 इयर्स। मतलब वो 1 दिन से 3 साल का हटा दिया गया है। अब क्या मिलेगा आपको, मिनिमम 1 साल और मैक्सिमम 5 इयर्स। और साथ में ऐड कर दिया गया है जुर्माना। जुर्माना ऐड हो गया है, और से हटा दिया गया है। यहां तो क्या था, 3 साल, या फिर सिर्फ जुर्माने से भी आप हट जाते, जुर्माने से भी आप निकल जाते, या फिर दोनों मिल सकते थे। तो इसका मतलब मजिस्ट्रेट के ऊपर डिस्क्रेशन थी। मजिस्ट्रेट देखता अपने आप, दंडाधिकारी अपने आप देखते कि अगर आपकी परिस्थिति ऐसी है कि जुर्माने से छोड़ सकते हैं, जुर्माना लगा के भी छोड़ देते, आपको शायद कारावास में जाना पड़ता ही नहीं, इंप्रिजनमेंट होती ही ना। लेकिन यहां पर इंप्रिजनमेंट फिक्स कर दी प्लस मिनिमम फिक्स कर दी। एक तो कठोर होगी, देखिए ये सबसे पहले तब्दीली है, कठोर होगी। दूसरी, मिनिमम फिक्स कर दी, 1 साल तो मिलेगी ही मिलेगी, और मैक्सिमम भी 2 साल बढ़ा के 5 साल कर दी। और साथ में फाइन को ऐड कर दिया कि कारावास भी जाओगे और जुर्माना भी दोगे। तो ये तीसरा अमेंडमेंट लेके आए। एक तरह से देखा जाए तो ये चौथा अमेंडमेंट है। पहला कि कठोर ही होगी, दूसरा मिनिमम 1 साल, तीसरा मैक्सिमम 5 साल, और जुर्माना कंपलसरी। तो कारावास भी कंपलसरी, 1 साल कंपलसरी, मैक्सिमम 5 साल तक, मतलब 2 साल बढ़ा दिए। हो सकता है कि मजिस्ट्रेट को और गुस्सा आ जाए कि आपने किस तरीके की चोरी करी है। ये क्लियर है? तो अगर ऐसा होता है तो 5 साल तक सजा आपको मिल सकती है और साथ में जुर्माना भी लगा सकता है। जुर्माना क्या होगा वो तो एक फिर से पॉलिसी के तहत आएगा। जुर्माना फिर कोर्ट अपने आप फिक्स करेगी, क्योंकि यहां नंबर कोई दिया नहीं हुआ है, मतलब यहां कोई अमाउंट नहीं लिखी है, तो कोर्ट अपने आप फिक्स करेगी परिस्थितियों को देखते हुए।
तो ये सबसे पहला अमेंडमेंट आया है थेफ्ट पे पनिशमेंट का। इसमें भी आगे एक प्रोवाइजो है, जरा देखिए क्या बोल रहा है। प्रोवाइडेड दैट इन केसेस ऑफ थेफ्ट वेयर द वैल्यू ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी इज लेस देन 5,000 रुपीज। वैल्यू ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी इज लेस देन 5,000 रुपीज। हिंदी में लिखा गया है परंतु चोरी के उन मामलों में जहां चोरी की गई संपत्ति का मूल्य 5,000 रुपए से कम है और कोई व्यक्ति पहली बार के लिए दोष सिद्ध किया गया है। दोष सिद्ध मतलब वही जिसके खिलाफ यह साबित हो गया कि उसने ये चोरी की है। कोई व्यक्ति पहली बार के लिए दोष सिद्ध किया गया है चोरी की गई संपत्ति के वापस करने पर या संपत्ति को प्रत्यावर्तित करने पर उसे सामुदायिक सेवा से दंडित किया जाएगा। यह एक और सिचुएशन है, पर कहां लगती है? पहले पे लगती है, क्योंकि पहली बार देखिए क्या लिखा है, प्रोवाइडेड दैट इन केसेस ऑफ थेफ्ट वेयर द वैल्यू ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी इज लेस देन 5,000 रुपीज। 5,000 रुपए से कम है। 5,000 रुपए से कम मतलब 4,999। 4,999 तक उसकी वैल्यू 1 रुपए से लेके, भाई 0 रुपीज तो नहीं हो सकती ना, कोई कुछ तो वैल्यू होगी, तो 1 रुपए से लेके 4,999 तक की अगर वैल्यू है उस प्रॉपर्टी की, तो क्या होगा? एंड पर्सन इज कन्विक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब ये पहले में अगर आ रहा है तो इसका मतलब ये कहां ऐड होगा? प्रोवाइजो। ये प्रोवाइजो ऐड होगा यहां पर, ये इस जगह पर जहां लिखा है ना, टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years और विद फाइन और विद बोथ और प्रोवाइजो इसका मतलब प्रोवाइजो यहीं पे अटैच हो रहा है, यहां प्रोवाइजो लग रहा है, यहां ये जो बीच जो हमने अभी सब्सिक्वेंट और सेकंड कन्विक्शन का पढ़ा, इस पे प्रोवाइजो का कोई काम नहीं, ये तो अलग से ही देखा जाएगा। इसका मतलब पहली बार कन्विक्ट होते हो और पता यह चलता है कि जो संपत्ति आपने, जंगम संपत्ति जो आपने चोरी की है, उसकी जो वैल्यू है, जो मूल्य है, वो 1 से लेके 4,999 तक है, तो आपके पास एक ये विकल्प भी और खुल जाता है। क्या विकल्प है कि क्या करिए आप? पर्सन इज कन्विक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, आप पहली बार दोष सिद्ध हुए, वैल्यू है 1 से 4,999, तो आपके पास यह विकल्प खुल गया कि क्या हो सकता है? शैल अपॉन रिटर्न ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, या तो आप जो उसकी मूल्य है उसको वापस कर दीजिए, जो उसका मूल्य है वो दे दीजिए। प्रॉपर्टी कितने की चोरी हुई जी? 3,000 की चोरी हुई। अच्छा, 3,000 रुपए वापस कर दो, ठीक है सर, लीजिए। या तो वैल्यू दे दीजिए और रेस्टोरेशन ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, या फिर प्रॉपर्टी ही वापस कर दीजिए। अब मान लीजिए मेरा ये जो मोबाइल है ये 5,000, 4,500 की मूल्य का है, 5,000 होते ही ये हट जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। 4,999 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहां लिखा है लेस देन 500, लेस देन से कम, हिंदी में लिखा है 5,000 रुपये से कम, 5,000 रुपये तक नहीं लिखा है, ध्यान रखिएगा। तो 5,000 रुपये से कम, इसीलिए मैंने 4,999 लिख के यहां स्पष्ट किया है कि जैसे ही 5,000 होगा ये प्रोवाइजो हट जाएगा, फिर ये आपके पास विकल्प नहीं है। तो जैसे ही 4,999 तक की मूल्य सामने आएगी, वैसे ही आपके पास यह विकल्प खुल जाएगा। क्या विकल्प है? कि या तो आप वो मूल्य वापस कर दीजिए उसको, किसको? विक्टिम को, जिसका आपने चुराया है। तो मान लीजिए मोबाइल है, ये 4,500 रुपए का है और ये चुरा लिया गया है और दोष सिद्ध हो गया है जिसने ये चुराया था कि भाई इसी ने चुराया है, तो 4,500 रुपए इसकी मूल्य है। या तो मुझे 4,500 रुपए वापस कर दीजिए या फिर मेरा मोबाइल ही वापस कर दीजिए। अगर वो ऐसा कर देता है कि मूल्य दे देता है और या फिर मोबाइल वापस कर देता है, तो फिर कोर्ट के पास एक विकल्प आ जाता है। क्या? शैल बी पनिश्ड। शैल वर्ड लिखा हुआ है, इस पर मैं इतनी बार गोला डाल रहा हूं जिससे कि आपको दिखे, शैल लिखा हुआ है, मे नहीं लिखा, मतलब डिस्क्रेशन नहीं है। अब यहां पर आपको उसको कम्युनिटी सर्विस ही देना है, क्योंकि वो आपको या तो वैल्यू दे गया है वापस या फिर उसने प्रॉपर्टी दे दी है वापस, तो आपको तो आपका सामान मिल गया, दोष सिद्ध भी हो गया है। अब मैं पहली बार बेचारे ने चोरी करी है, या फिर समझ लीजिए पहली बार पकड़ा गया है और दोष सिद्ध हुआ है,
अगर चोरी पहले करी होती, पकड़ा गया होता, लेकिन दोष सिद्ध नहीं हुआ था, तो तब भी ये प्रावधान लग सकता है। क्यों? क्योंकि दोष सिद्ध नहीं हुआ। पहली बार दोष सिद्ध होना जरूरी है। देखिए फिर से पढ़ देता हूं। परंतु चोरी के उन मामलों में जहां चोरी की गई संपत्ति का मूल्य 5,000 रुपए से कम है और कोई व्यक्ति पहली बार के लिए दोष सिद्ध किया गया है, पहली बार कन्विक्ट हुआ है। फर्स्ट कन्विक्शन डज नॉट मीन दैट ही वॉज नॉट एक्यूज बिफोर। पहली कन्विक्शन का मतलब यह नहीं होता कि उससे पहले उसके ऊपर मुकदमे नहीं चले होंगे चोरी के। हो सकता है 10 मुकदमे चले हों, लेकिन 10 मुकदमों में वो दोष सिद्ध नहीं हुआ था, तब भी यह प्रावधान लगेगा। क्यों? क्योंकि पहली बार दोष सिद्ध हुआ है, तब यह प्रावधान का विकल्प आता है, तब यह प्रोवाइजो आ जाता है, तब यह परंतु आ जाता है। प्रोवाइजो मतलब परंतु, हिंदी में तो परंतु ही है। क्लियर हुई ये बात? तो अगर पहली बार दोष सिद्ध हो रहा है तो उसके लिए क्या कंपलसरी है कि अगर, शर्त क्या है? शर्त यह है अगर वो वैल्यू वापस कर दे, या तो पैसा दे दे विक्टिम को या प्रॉपर्टी दे दे, तो अब मैं उसको ना इंप्रिजनमेंट दूंगा और ना जुर्माना लगाऊंगा। अब मैं क्या करूंगा? सामुदायिक सेवा दूंगा। क्या कह रहा है? शैल बी पनिश विद कम्युनिटी सर्विस। अब उसमें सामुदायिक सेवा दी जाएगी। क्या पनिशमेंट होगा? सामुदायिक सेवा का पनिशमेंट होगा। शैल लिखा हुआ है, मतलब कंपलसरी है टू बी पनिश्ड विद कम्युनिटी सर्विस, सामुदायिक सेवा, जो कि 4F में BNS में दिया गया है, जिसके बारे में हम एक अलग अतिरिक्त वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी आप ये देखिए कम्युनिटी सर्विस। क्लियर है? कम्युनिटी सर्विस को ऐसे इंट्रोड्यूस किया गया है। BNS में मोटे मोटे ऐसे 6 स्थान हैं जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। BNS में ऐसे मोटे मोटे 6 स्थान हैं जहां पर कम्युनिटी सर्विस मतलब सामुदायिक सेवा का प्रावधान दिया गया है। इसको कैसे समझना है, उसके लिए हमें थोड़ा BNSS में भी जाना पड़ेगा। BNS में एक सेक्शन 23 है जिसमें मजिस्ट्रेट कौन कौन से दंड दे सकता है, कौन सा मजिस्ट्रेट कौन कौन से दंड दे सकता है। उसमें जब कम्युनिटी सर्विस का नाम आया तो नीचे एक्सप्लेनेशन में कम्युनिटी सर्विस को बताया गया कि क्या होता है। खैर वो चर्चा यहां पे नहीं है। पहले तो आप ये जो मॉडिफिकेशन आई है ये समझिए। पहली बार दोष सिद्ध होगा, पहली बार, तो अगर वो प्रॉपर्टी वापस नहीं करता या फिर उसकी वैल्यू वापस नहीं देता या फिर उसकी वैल्यू 5,000 या उससे ज्यादा है, वैल्यू जो वैल्यू है वो 5,000 या फिर उससे ज्यादा है, 5,000 और मोर, तब भी ये प्रोवाइजो नहीं लगेगा। फिर आप ये 3 साल या जुर्माना या दोनों। लेकिन जैसे ही ये 3 चीजें एस्टैब्लिश हो जाए, क्या 3 चीजें? पहली चीज कि वो पहली बार कन्विक्ट हो रहा है, किधर गया ये रहा, पहली बार कन्विक्ट हो रहा है। दूसरा, जो उसने चीज चुराई है वो 1 रुपए से लेके 4,999 तक की है। तीसरा, ये वैल्यू हो गया। और तीसरा आपका कहां गया? तीसरा ये है कि या तो वो पैसा वापस दे दे, उतनी मूल्य वापस कर दे, या फिर वो प्रॉपर्टी ही वापस कर दे। अगर ये 3 चीजें एस्टैब्लिश हो जाती हैं तो कंपलसरी है कम्युनिटी सर्विस को देना। फिर आप उसको कारावास में नहीं डालेंगे, जुर्माना नहीं लगाएंगे, अब उसको सामुदायिक सेवा करने के लिए बोलेंगे। अब सामुदायिक सेवा क्या होती है वो हम अलग से समझेंगे। अब यहां पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है ये आपने पकड़ ही ली होगी। देखिए यहां लिखा है प्रोवाइडेड दैट इन केसेस ऑफ थेफ्ट वेयर द वैल्यू, ये सब अगर मैं आपने समझ लिया हो तो मैं जरा अलग से आपको ये दिखाना चाहता हूं कि कहां मैं आपको लेके जा रहा हूं। वेयर द वैल्यू ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी, चोरी की गई संपत्ति की जो मूल्य है, जो वैल्यू है, वो 1 से लेके 4,999 तक है। संपत्ति की जो मूल्य होती है वो एक होती है ओरिजिनल और एक होती है करंट या फिर मार्केट वैल्यू। एक होती है ओरिजिनल और एक होती है करंट या मार्केट वैल्यू। मतलब
जब आपने खरीदी होगी, अब मान लीजिए ये घड़ी है मेरे हाथ में, जब मैंने खरीदी थी 10,000 रुपए की थी, आज इस घड़ी का मूल्य 15,000 रुपए है। 3 साल में 5,000 रुपए बढ़ चुके हैं क्योंकि सबके दाम बढ़ रहे हैं। तो इसकी ओरिजिनल वैल्यू तो हो गई 5,000 10,000 रुपए, लेकिन आज जो उसकी वैल्यू है वो मार्केट में तो 15,000 रुपए है नई की, लेकिन इस पर डेप्रिसिएशन भी लगेगा कि भैया 3 साल से आप इसको इस्तेमाल भी तो कर रहे हैं, लेकिन डेप्रिसिएशन भी लगा दो। तो अगर आज उसकी वैल्यू 10,000 ही होती तो फिर भी मैं कह सकता था कि ये 7,000 6,000 में बिक जानी चाहिए, इतनी ही इसकी आज मूल्य होगी डेप्रिसिएशन के बाद। लेकिन अब वो 15,000 है, मतलब इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो ही बढ़ गई। तो अब अगर डेप्रिसिएशन लगाओगे भी तो 11,000 या 12,000 या 10,000 आएगी। तो अब मुझे बताइए कि ये जो वैल्यू है स्टोलन प्रॉपर्टी की कैसे देखी जाएगी। कुछ चीजों के दाम घटते हैं, कुछ चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। अब मान लीजिए आपने आजकल बड़ा वो मीम्स भी चल रहे हैं ना कि बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी घड़ियां लग्जरी वॉचेस क्यों पहनते हैं, क्योंकि लग्जरी वॉचेस की जो मूल्य है उन मीम्स के हिसाब से वो बढ़ जाती है। देखिए मुझे इस मार्केट का ऐसा कोई अंदाजा नहीं है, मैं सिर्फ एक उदाहरण के तौर पे इसको ले रहा हूं कि कुछ चीजों की वैल्यू बढ़ती है और ये बहुत ऑब्वियस है। छोड़िए, सोना ही ले लीजिए, सोने का दाम तो निरंतर बढ़ता चला जाता है। तो अगर आपने कोई ज्वेलरी 20,000 रुपए में 1990 में ली हो, जिसमें 2 तोला हो, आज उसकी कीमत 1,20,000 रुपए है, मतलब 1,00,000 रुपया बढ़ गया। 30 साल में, 30-32 साल में 1,00,000 रुपए उसकी वैल्यू बढ़ चुकी है। तो आप ये जो वैल्यू है स्टोलन प्रॉपर्टी की, अब कोई जवाहरात चुरा के ले गया, ज्वेलरी चुरा के ले गया। अब ये 1 से लेके 4,999 तक की जो कहानी है, ये किस मूल्य से देखी जाएगी? उसकी ओरिजिनल वैल्यू से, मतलब कि जितने में खरीदी वो वापस देना है, या फिर उसकी मार्केट वैल्यू से, जो आज जो करंट उसकी मार्केट वैल्यू है उसके हिसाब से देखा जाएगा, क्योंकि इससे बहुत फर्क पड़ने वाला है। अगर उसकी वैल्यू ओरिजिनली हो सकता है 4,000 रुपए हो, तो वो बिल प्रोड्यूस करेगा कोर्ट में। वैल्यू कैसे दिखाओगे? वैल्यू दिखाने का तरीका है बिल प्रोड्यूस करिए। तो कोर्ट के सामने साक्ष्य लेके आओगे कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, या फिर किसी एक्सपर्ट को बुलाओगे अगर बिल नहीं है तो उसी फील्ड का कोई एक्सपर्ट होगा। मान लीजिए आपके पास ज्वेलरी का बिल नहीं है, तो बिल नहीं है तो कोर्ट कैसे माने इसकी क्या वैल्यू है? चोर तो हमेशा यही कहेगा ना, जी ये जो ज्वेलरी मैंने चुराई है ये 2,000 से ऊपर की नहीं है। अभी तो जग जाहिर है कि भैया अगर वो 1 तोले की भी निकली तो 50,000 तो 60,000 तो वैसे ही सोने का दाम है। अगर वो 22 कैरेट 24 कैरेट हुआ, 50-55 तो है ही, 24 कैरेट 60,000 रुपए मान लीजिए, 60-62 बदलता रहता है। तो चोर तो कह रहा है 2,000, एक्यूज्ड विक्टिम कह रहा है कि ये 60,000 की है। तो आप या तो बिल दिखाओगे वैल्यू दिखाने के लिए कि देखिए बिल में लिखा तो 4,000 ही है, लेकिन ये 4,000 1990 का लिखा है, ये 1990 का बिल है, आज इसकी वैल्यू दूसरी है। आज जो मुझे नुकसान हुआ है वो देखिए, आज का नुकसान बताइए मुझे, जब इसने चुराया तब क्या नुकसान था? अगर आप ओरिजिनल वैल्यू पे जाएंगे तो हमेशा दिक्कत ही होगी। तो वो तो यही कहेंगे ना कि जब मेरा स्टेटस इस ज्वेलरी को रखने से 60,000 रुपए का था, तो जब ये चुरा के लेके गया तो 60,000 ही तो मुझे मिलने चाहिए, 4,000 क्यों मिलेंगे? लेकिन इस पे एक द्वंद्व युद्ध चलेगा। एक्सपर्ट भी आके भले इसकी मूल्य लगाए, तो इसका मतलब मूल्य को या तो करंट मार्केट वैल्यू से देखा जाए या फिर उसकी ओरिजिनल वैल्यू से देखा जाए। क्योंकि इसका उल्टा कर दो, किसी भी चीज की अगर वैल्यू डेप्रिशिएट होती हो, फॉर एग्जाम्पल गाड़ी चुरा ले गया, गाड़ी तो शोरूम से निकलते ही 2 लाख कम हो जाती है। 10 लाख की गाड़ी खरीदी थी, शोरूम से बाहर उतरी 8 लाख की तो वैसे ही हो गई। अब कोई चुरा के ले गया, नई की नई गाड़ी शोरूम से उतारते ही, मतलब जैसे ही आपने बिलिंग कराई, डिलीवरी ले लिया, बाहर ले गए, उसको चुरा लिया किसी ने, तो आप तो क्या दिखाएंगे? सर ओरिजिनल वैल्यू, सर नई की नई उठा के लेके गया, अभी तो मैंने शोरूम से बाहर निकाल के पार्क करी थी, इतने में कोई उठा के भी ले गया वो, तो आप तो बिल दिखाएंगे। और बिल में उसी वक्त, उसी दिन का बिल भले ही क्यों ना हो, एक दिन पहले का क्यों ना हो, बिल में ओरिजिनल वैल्यू होगी 10 लाख, आप 10 लाख मांगने की कोशिश करेंगे
कि मुझे 10 लाख चाहिए भाई, मेरा तो उतना लगा है, कितनी पुरानी थी। पर फिर डेप्रिसिएशन आएगा, फिर करंट वैल्यू आएगी, फिर इसमें द्वंद्व युद्ध छिड़ेगा कि कौन सी वैल्यू इनको मिलनी चाहिए। वैसे तो ये अमाउंट वैसे ही बहुत कम है, आजकल कितनी चीजें होंगी जो 4,999 तक के वैल्यू के लिए आएंगी, लेकिन वैल्यू पे हमेशा ये एक कंफ्यूजन बनी रहेगी। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस विद यू कि ये मूल्य जो है इसमें कहीं ना कहीं ये कोताहल होगा। तो यहां पर हो सकता है कि एक थोड़ी चर्चा बने या फिर इसका कोई स्पष्टीकरण आए और इसके लिए गाइडलाइन या फिर एक डायरेक्शन मिल जाए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से कि इसको इस वैल्यू पे देखा जाए, या फिर कौन सी प्रॉपर्टीज को कैसे देखा जाए, कौन सी जंगम संपत्ति किस वैल्यू पे क्यों देखी जाएंगी, इसका कोई टेस्ट आ जाए। तो टेस्ट आ जाएगा तो थोड़ा हमारे लिए इजी हो जाएगा। ये छोटी सी बात थी जो इसमें इंपॉर्टेंट थी। क्लियर है ये बात? तो 2 अमेंडमेंट्स आई हैं। एक अमेंडमेंट पहली है कि सेकंड और सब्सिक्वेंट पनिशमेंट पे आपको बड़ा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलेगा। डेटरेंट बिहेवियर है, डेटरेंस मतलब भय डालने के लिए ये लाया गया है। दूसरा कि अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो जिससे कि आप रिलैक्स्ड रहें, जिससे कि आप ये एक्चुअली न्याय हुआ है थोड़ा बहुत यहां कि जिससे कि पहली बार जो कर रहा है या दोष सिद्ध जिसके साथ हुआ है उसको एकदम से आप जेल में ना डाल दें, क्योंकि हो सकता है उसकी क्या मजबूरी रही हो ना रही हो, कुछ फैक्टर्स हो, उनको देखे बगैर अगर वैल्यू कम है तो वैल्यू देके वो अपना कम्युनिटी सर्विस करके जा सकता है। उसको हम कारावास में डाल के एक क्योंकि आपको पता ही है कि जेल की सिचुएशंस क्या हैं, और जेल में जाएगा तो हो सकता है कि हार्डन्ड क्रिमिनल बन जाए, क्योंकि यही रिफॉर्मेशन का जो एटीट्यूड है रिफॉर्मेटिव एरा का क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में, वो यही है कि वो हार्डन्ड क्रिमिनल ना बन जाए। पहली बार किया है बेचारा, चोरी किया है, 5,000 से ऊपर की वैल्यू नहीं, ज्यादा बड़ी कोई चीज नहीं है, तो अंदर जाएगा कारावास में, गलत लोगों से मिलेगा, हो सकता है गलत संगति में पढ़ के गलत ही हो जाए, और उसकी उम्र छोटी हो बड़ी हो कुछ भी हो सकता है, उसकी क्या फ्यूचर पड़ी हो, तो हो सकता है कि कम्युनिटी सर्विस करके काम निपट सके। तो ना कारावास मिले ना फिर जुर्माना हो, सिर्फ सामुदायिक सेवा करे और छुट जाए और जाए। इसमें 2 बातें जो हम डिस्कस करेंगे वो है मूवेबल प्रॉपर्टी का नया डायमेंशन और कम्युनिटी सर्विस क्या होता है, ये हम अलग वीडियोस में करेंगे। यहां पर ये 2 एडिशंस को मुझे मेन आपसे डिस्कस करना था, और ये जो प्रॉब्लम हमारे सामने आएगी वैल्यू वर्ड की, इसको मुझे थोड़ा सा आपके साथ साझा करना था। तो धन्यवाद आज के लिए बहुत। यही छोटी सी चर्चा के लिए मैं आपसे आज मिला। कुछ और चर्चाओं से मैं आपके अवगत आता रहूंगा, और आपके समक्ष ऐसे ही कुछ और वीडियोस भी आते रहेंगे। दृष्टि जुडिशरी का यूट्यूब चैनल आप देखते रहिए। थैंक यू सो मच।